दिन भर की खास खबरों के साथ मैं संतोष सिंह। और आज इस खास खबर में हम शुरुआत आज ईद मिलन का रहा और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों ने उन तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जो इस आपदा के घड़ी में सरकार की तरफ से निकाला गया था। और कहा गया कि इस बार गांधी मैदान में 125 वर्षों से गांधी मैदान में ईद के लिए का नमाज पढ़ा जाता था, लेकिन इस बार 2 साल से ईद की नमाज नहीं पढ़ी जा रही है। लोग घर में ही अपने घर में लोग ईद का नमाज पढ़कर आज एक दूसरे से मिलन किए, मुबारक दिए एक दूसरे को ईद का। इसके अलावा अगर हम आज दिन भर की खबरों की बात कहें तो आज ब्लैक डे रहा बिहार के लिए। कई जगह दुर्घटनाएं हुई हैं, कई लोगों की मौत की खबर है। झारखंड में आज से 18 वर्षों के से लेकर 45 वर्षों के लोगों के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इन सब के बीच पीएमसीएच के कारनामों की जानकारी लगातार हम खबरों के माध्यम से दे रहे हैं। भागलपुर मामला जिसमें उस साहसिक लेडीज ने कह सकते हैं कि पूरे बिहार के स्वास्थ्य महकमा को हिलाकर रख दिया है, वो लगातार सवाल पर सवाल कर रही है। और आज सवाल वो कर दी कि पत्रकार नगर थाने में जो एफआईआर दर्ज की गई है, उस एफआईआर दर्ज में जिन धाराओं का इस्तेमाल होना चाहिए था, जैसे गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है, लेकिन वो धाराएं नहीं लगाई गई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कई इस तरह की खबरें हैं। इन सब खबरों के बीच खबर की शुरुआत हम करते हैं बक्सर से। बक्सर आज भी बिहार के लिए एक चुनौती है। चुनौती इसलिए कि जिस तरीके से भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है बक्सर में, भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। सिर्फ ये कानूनी पहलू या फिर कोरोना फैलने का ही मसला नहीं है, भावना का भी सवाल है कि कौन वो अभागा बेटा या अभागा बाप या अभागी पत्नी है जो अपने परिवार, अपने स्वजन की लाश को इस तरीके से फेंक दे रही। 80 डेड बॉडी मिला है। अब ये डेड बॉडी मिलने की जो खबरें हैं अब पटना से भी आना शुरू हो गया है। पटना के भी घाटों से कई जगह स्वाभाविक तौर पे कि पटना में जो गंडक नदी से ये बहाव के साथ या फिर बक्सर में जो छूट गया होगा या बक्सर से लेके पटना के बीच में भी कोरोना से इतनी मौतें हुई हैं जो लोग अब अंतिम संस्कार करने के बजाय लोग नदी में डालने लगे, गंगा में प्रवाहित कर दे रहे। एक परंपरा भी रही है, एक धार्मिक मान्यता भी रही है कि गंगा में शरीर सहित प्रवाह कर दिया जाए। तो ये समस्याएं हैं और अब एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। इस जो डेड बॉडी आ रहा है उसको महाजाल तो लगाया ही लगाया गया, अब एसडीआरएफ की टीम भी गश्त लगा रही है और हर एक इस तरह के जो एक्टिविटी है उस पर नजर रख रही है। पुलिस प्रशासन की टीम तो अलग गश्ती कर ही रही है। अब एक दूसरी तरह की भी समस्या खड़ी हो गई है। अब हालात ये हैं कि जो बिहार से बक्सर के इलाके के लोग जो बनारस जाते थे, इलाहाबाद जाते थे गंगा किनारे में अंतिम संस्कार करने के लिए, अब उन्हें रोक दिया गया है। अब यूपी की सरकार उसको आने की अनुमति नहीं दे रहे। वो कोरोना पॉजिटिव हैं इसलिए नहीं जा रहे हैं। एक धार्मिक मान्यता भी रही है कि बक्सर के उस तरफ के उत्तरायण गंगा, कई तरह के गंगा को लेकर भी धार्मिक मान्यताएं हैं कि कहाँ पे अंतिम संस्कार होना है। जैसे उत्तर बिहार के लोग कभी भी मतलब गंगा के इस पार मतलब पटना के आसपास के इलाके में, जिसको वो लोग मग्गह कहते हैं, अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं होते। जब भी वो करेंगे तो गंगा के उस पार करेंगे। उसी तरीके से बक्सर के इलाके के जो लोग हैं वो बनारस या जाने की कोशिश करते हैं कि बनारस हम पहुंच जाए, इलाहाबाद पहुंच जाए अंतिम संस्कार के लिए। अब एक नई समस्या खड़ी हो गई है और ये समस्या ये है कि अब यहाँ से जाने नहीं दिया है। जरा उस खबर को देखिए क्या है और उसके बाद हम अपने बक्सर संवाददाता से पूरी तौर पर, क्योंकि इसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी संज्ञान ले लिया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है और बिहार सरकार, यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है कि ये जो डेड बॉडी को इस तरीके से छोड़ दिया जा रहा है, इस पर तीनों सरकार को कहा गया है कि आप 15 दिनों के अंदर में जवाब दीजिए कि भाई किस परिस्थिति में
डेड बॉडी, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि इस तरीके से डेड बॉडी अगर कोरोना संक्रमित बॉडी है तो फिर इसका गंगा के पानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जलवायु पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जो कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है, अगर मछली उस डेड बॉडी को खाता है या जंगली जो जल जीव है अगर वो खाता है, उसके अंदर अगर कोरोना फैलता है और फिर वो स्वाभाविक तौर पर बड़ी एक दूसरे तरीके का चेन पैदा ले लेगा जो एक नई तरह की समस्याएं खड़ी कर देगी। तो चलते हम अपने बक्सर संवाददाता से जरा समझते हैं। 5 दिनों से लगातार ये भी शमशान घाट के आसपास घूम रहे हैं, इस खबर पर बने हुए हैं। बबलू जी, आपको धन्यवाद, आप लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने संज्ञान भी लिया है और हमें लगता है कि कुछ चीज़ें बदलेंगे भी, हालांकि उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से उस तरीके से सहयोग नहीं मिला है। अब उल्टे ये हो रहा है कि जो औरंगाबाद, बक्सर इस तरह के इलाके से जो लोग जाते थे यूपी में अंतिम संस्कार करने के लिए, उनको भी रोक दिया गया है। और अब जिस तरीके से दाह संस्कार बक्सर के शमशान घाटों में हो रहा है और जितनी संख्या में लोग आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बिहार का ग्रामीण इलाका वुहान की तरफ बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बिहार यूपी के बीच में जिस तरह से गंगा नदी पर सरहद की स्थितियां पैदा हो गई थी, उसके बाद प्रशासनिक हलकों के द्वारा जिस तरह से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लगातार जो अंतिम संस्कार के लिए कहा जा सकता है कि काशी की नगरी में जाने का इस बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर जिले के, औरंगाबाद जिले के खासकर गया तक के लोगों को जाने की जिस तरह की एक परंपरा है, इस परंपरा को अब उत्तर प्रदेश शासन द्वारा रोक दिया गया है। लगातार हाईवे से लेकर अन्य रास्तों से जिस तरह से 100 लेकर के लोग संस्कार के लिए काशी की ओर, बनारस की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, उनको बेरंग वापस कर दिया जा रहा है। लगातार ये जो गंगा नदी में 100 मिलने का मामला सामने आया, उसके बाद बिहार सरकार और बिहार सरकार के साथ साथ बक्सर जिला प्रशासन द्वारा जिस तरह का एक्शन लिया गया है, उसके रिएक्शन में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के शासन, उत्तर प्रदेश के प्रशासन अब बिहार के लोगों का 100 उत्तर प्रदेश जाने से रोक रही है। और इस मामले को लेकर के बिहार के लोगों में धार्मिक मान्यता के अनुसार अच्छा खासा आक्रोश भी देखा जा रहा है। कहा जा तो यहाँ तक जा रहा है कि अगर बिहार के लोग के 100 को उत्तर प्रदेश में जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसको नहीं करने दिया जाएगा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को भी बिहार में रोकने की कार्रवाई यहाँ पर स्थानीय स्तर पर लोगों में गुस्सा पनप रहा है। अब देखना बाकी होगा कि आने वाला समय में क्या नया मोड़ लेता है। हाँ, एक बात और बता दूं कि जिस तरह से बिहार में जैसे लग रहा है कि बिहार और यूपी में लोग भारत और पाकिस्तान की तरह लोग ट्रीट कर रहे हैं, इस तरीके से सरहद वाली स्थिति हो गई है। लेकिन इससे इधर एक सवाल और बबलू जी, एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे, कि जिस तरीके से आपने आज दिखाया है कि बक्सर में हर 10 मिनट में डेड बॉडी पहुंच रहा है, शमशान घाटों में लगातार लोग कोशिश करें कि जल्द से जल्द पहुंचे और हमारी बारी आए, ग्रामीण इलाकों में कोरोना को लेकर क्या खबर है? इलाकों में आ गई है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा ये है कि जांच का जो प्रक्रिया है, जिस हिसाब से जांच की प्रक्रिया चल रही है, जिस हिसाब से लोगों को, ग्रामीण इलाके के लोगों को मेडिकली रिलीफ मिल पा रहा है, उसको लेकर के एक बड़ा सवाल ये है कि लोग हॉस्पिटल तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, उनकी जांच भी नहीं हो पा रही है। और लगातार मौत के बाद जब जांच हो रही है तो पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। निश्चित तौर पर ग्रामीण इलाकों में जिस तरह का माहौल अभी बना है, खासकर हमारे बक्सर जिले के विभिन्न प्रखंड इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, पंचायत स्तर पर, वार्ड लेवल पर कई लोगों की जो मौत की घटनाएं लगातार गांव-गांव से अभी आ रही है, इसको लेकर के भी लोगों में काफी दहशत का माहौल है। और अगर हम लोग बात करें कोविड-19 की व्यवस्था की, तो सरकारी स्तर पर जो अभी स्थिति है, चारों तरफ से जो संसाधन है उसके मुताबिक काम तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन लोगों तक कितना पहुंच रहा है ये देखने वाली बात सवाल है। और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डब्ल्यू जी जुड़े थे बक्सर से, लगातार मेहनत कर रहे हैं, शमशान घाट भी जा रहे हैं। और अब हम खबर करते हैं पीएमसीएच में वसूली का। जी हाँ, प्राइवेट अस्पताल तो की बदनामी तो है ही, पीएमसीएच में हालात ये है, मतलब क्या कहें, कोरोना को ये लोग एक अलग तरह का अवसर बना लिए।
मतलब इस आपदा को अवसर में बदलने में सारा मिशनरी लगा हुआ है कि जो आए लूट लो। कोई जेवर बेच के आ रहा है, कोई जमीन गिरवी रख के आ रहा है, इसका कोई मोह ममता नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि यमराज भी शर्मा जाएगा इस डॉक्टर को देखकर, इसका आचरण देखकर यमराज भी शर्मा जाएगा। मानव मतलब कहते हैं ना कि हिंदू मैथोलॉजी में है कि कितना आप योनि के बाद आप पूर्व मनुष्य जाति में पैदा लेते हैं, और मनुष्य जाति में जो कुकर्म कर रहे हैं ये लोग, कहते हैं कि यहाँ कुछ पुण्य कीजिएगा तो बाद में दूसरे जन्म में आपको जो है सो उस पुण्य का लाभ मिलेगा। पता नहीं ये डॉक्टर लोग पिछले जन्म में कौन से योनि में पैदा लिए थे कि आज इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो जरा पीएमसीएच का हाल देखिए कि किस तरीके से एक बेटा अपनी मां की जिंदगी के लिए गाढ़ी कमाई 15 यूनिट बर्डर के लिए 1,13,000 रुपया ब्लड बैंक के माध्यम से जो दलाल हैं उस दलाल को भुगतान किया, ऑनलाइन भुगतान। देख रहे हैं वो सारा ऑनलाइन भुगतान का जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं सारा। अब बताइए कि पीएमसीएच में कहा यह जा रहा है कि ब्लड हम नहीं ले पाएंगे कोरोना के कारण, आप बाहर से ब्लड लीजिए। और बाहर से ब्लड कहाँ से लीजिए? तो जो ब्लड बैंक के जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वही सलाह देते हैं। और वहाँ ब्लड क्या मिल रहा है? 15 यूनिट ब्लड मतलब 15 बोतल ब्लड लेने में 1,30,000 रुपया। आप अंदाजा कर लीजिए कि क्या लूट चल रहा है। और अब चलिए हम जरा इस पर आप भी देखिए, उस तस्वीर को देखिए और गौर से देखिए वो तस्वीर क्या है। आए हैं, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे देखने के लिए, बुलाने के बाद ना भी कोई मदद कर रहा है ना कोई अथी कर रहा कोई है। देखने वाला नहीं है। एंडोग्राफी नहीं कर रहा है, इतना दिन से लिखने के बाद भी एंडोग्राफी नहीं हुआ। दिन पे दिन खराब होते जा रहा है। देखिए क्या स्थिति हो गया है। देखिए ये यहाँ का सरकारी तंत्र का व्यवस्था, सब पेशेंट ऐसे आ रहे हैं, कोई बच के नहीं जा रहा है यहाँ से। ब्लड के लिए कोई ये यहाँ बनाता का ये रूल रेगुलेशन सारा कुछ फेल है। ब्लड देने ये सरकार तंत्र सब फेल है यहाँ का। ब्लड डोनर भी आते हैं, मानवता के नाते उसे लौटा दिया ये जाता है। केवल यहाँ करप्शन फैलाए हुए हैं और किसी को कुछ नहीं करेंगे। ये केवल मौत देंगे, मौत। यहाँ कोई कुछ देखने वाला नहीं है, कोई मसीहा नहीं है यहाँ पे। सब लोग भ्रष्टाचार हैं ऊपर से नीचे तक। सब ब्लड डोनेट के नाम पे बोल रहे हैं नहीं होगा। पैसा से ब्लड देते हैं लोग यहाँ पर, बोलते हैं मेरा आदमी है, दलाल फिट के रहते हैं और पैसा से ब्लड देते हैं। पैसा देते देते हम लोग बिका गए, अब हमारे पास पैसा नहीं है जहर खाने का। अब हम लोग गरीब आदमी हैं साहब। अब जहर खा के मर जाएं यही, तभी प्रशासन जगेगी। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रही है। यहाँ की कोई सब व्यवस्था कोई इन लोग के प्रति खुशी पे मतलब जहर खा लेंगे। अब इनके पास पैसा नहीं बचा, लेकिन वोट देने जब जाएंगे तो पूछेंगे कि हमारा जाति का कौन सा उम्मीदवार है। इसके लिए कोई सिर्फ सरकार ही जिम्मेवार नहीं है, हम आप भी जिम्मेवार हैं कि जिस एक वोट से सरकार बनती और बिगड़ती है, अगर उस वक्त हम सचेत रहें कि हम कैसे लोगों को वोट दे रहे हैं, तो उस समय में हिंदू मुसलमान करिएगा, उस समय में यादव राजपूत भूमिहार कीजिएगा, तो जात देख के वोट कीजिएगा, धर्म देख के वोट कीजिएगा, तो अस्पताल में क्या मिलेगा आपको? यही यमराज मिलेगा। जब ये यमराज जो है रहे वोट का मुद्दा, तब तो कि पीएमसीएच में बेहतर इलाज नहीं हो रहा है, जो बीजेपी के विधायक पटना के जीत रहे हैं उनको हम हरा देंगे। पटना में 30 साल से बीजेपी के सारे विधायक चुनाव जीत रहे हैं। राजेंद्र नगर डूब गया, कहाँ अशोक कुमार चुनाव हार गए। कोई चुनाव नहीं आता, मतलब चुनाव में ये मुद्दा ही नहीं है। जब ये मुद्दा नहीं है तो ये समस्या है। और जब तक ये जागरूकता नहीं आएगी समाज के अंदर कि अस्पताल में डॉक्टर क्यों नहीं है, स्कूल में मास्टर क्यों नहीं है, समय पर सरकारी पदाधिकारी दफ्तर में क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, घूस लेकर काम क्यों कर रहे हैं, जब तक ये मुद्दा नहीं बनेगा वोट पे, तब तक इसी तरीके से आप लूटते रहिएगा। चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं। कुछ पॉजिटिव बात भी होना चाहिए। डॉक्टर तो यमराज से लेकर जल्लाद तक सब कुछ हम लोग कह दिए हैं। अब जरा देखिए ऑक्सीजन को लेकर अगर यही काम 3 महीने पहले अगर किया गया रहता तो आज हमें लगता है कि इतने लोगों की मौत नहीं होती। प्लांट बनाने में 1 सप्ताह का समय लग रहा है। 10 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, अस्पताल में प्लांट बन जा रहा है। किसी भी सरकार के लिए 10 करोड़ की राशि का क्या मतलब है?
10 करोड़ रुपया में जो है सो प्लांट बन जा रहा है। अब जैसे ही समस्या हुआ तो सारे अस्पतालों में, अब जिला मुख्यालय में जो है सो प्लांट बनना शुरू हो गया। वो एक अलग तरह का घोटाला शुरू हो गया। वो ये भी आने वाले समय में पता चलेगा कि ये भी एक, पता नहीं ऑक्सीजन की जगह पर नाइट्रोजन निकल रहा है कि क्या निकल रहा है, वो एक जांच का विषय रहेगा। लेकिन चलिए, अच्छी खबर है, ये झारखंड से साहेबगंज की खबर है कि वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट देखिए उद्घाटन करने के लिए सारे लोग पहुँचे हुए हैं। मतलब 15 दिन में, जब से ऑक्सीजन को लेकर किल्लत हुई, 15 दिनों के अंदर ऑक्सीजन का प्लांट चालू हो गया। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं हमारे संवाददाता, कुछ अपना विश्लेषण कर रहे हैं, जरा सुनिए आप भी कि क्या कह रहे हैं वो। इस मौके पर, उसी उद्घाटन समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। जरा आप भी सुनिए मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। साहेबगंज जिले के लिए आज संक्रमण में और स्वास्थ्य सेवा को लेकर एक बहुत बड़ी जोड़ा एम्बुलेंस और कुछ दिन पहले लैब का संचालन तो मील का पत्थर साबित होगा ये हमारा ऑक्सीजन प्लांट। और जिस तरीके से हमारे सांसद, हमारे विधायक प्रतिनिधि और उपायुक्त, सारे अधिकारी, हमारे सिविल सर्जन, सारे लोग लगे हैं, इससे निश्चित तौर पर न सिर्फ साहबगंज बल्कि उस तरफ के और भी जो भी हमारे कोविड वैश्विक संकट से पीड़ित लोग हैं उनके लिए ये एक बहुत ही चलिए कारगर। तो आपने देखा कि किस तरीके से साहेबगंज में उद्घाटन हुआ है और 15 दिनों के ये पीरियड होगा जब से ऑक्सीजन को लेकर बवेला मचा था। तो मतलब आप, अगर आप 1-2 महीने 3 महीने पहले से अगर तैयारी किए रहते तो आज बिहार और झारखंड में ऑक्सीजन के बगैर लोगों की मौत नहीं होती। बिहार तो सबसे बड़ा अभागा स्टेट रहा, पता नहीं कितने परिवार उजड़ गए ऑक्सीजन की वजह से। चलिए अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद भी हम आपको चलेंगे धनबाद, और धनबाद से दिखाएंगे कि किस तरीके से मारवाड़ी समाज के युवाओं ने ऑक्सीजन अस्पताल को भी और घर घर कैसे मुहैया कराया जाए पेशेंटों को, इसकी तैयारी कर रखी है। वो एक बेहतर कोऑर्डिनेशन, मारवाड़ी समाज हर जिले में पहले से भी इन लोगों की परंपरा रही है इस तरह के सोशल वर्क करने के का। तो फिर हम दिखाएंगे आपको, झरिया धनबाद ले चलेंगे आपको कि वहाँ पे किस तरीके से मारवाड़ी समाज के युवा ऑक्सीजन मरीजों तक कैसे पहुँचे, इसके लिए क्या बेहतर व्यवस्थाएं की है। चलिए, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। और बात हम धनबाद के उस झरिया के उस युवा की कर रहे हैं जो ऑक्सीजन मरीजों को, कोरोना संक्रमित मरीजों को, क्योंकि इस पूरे कोरोना संक्रमण काल में ये देखा गया है कि ऑक्सीजन कितना महत्व है। ऑक्सीजन के बगैर ही लोगों की जानें गई हैं। अधिकांश मरीजों में की जो मौत हुई है वो ऑक्सीजन की वजह से ही हुई है। तो अब कई स्वयंसेवी संगठन भी इसमें आगे बढ़े हैं। उसी तरीके से एक धनबाद से खबर आई है, झरिया से, वहाँ के मारवाड़ी समाज के युवा ने ऑक्सीजन सिलेंडर का रिफिल करके भरा के जो पीड़ित परिवार है जिनके घर कोरोना है उनके घर तक पहुंचाने के लिए की जिम्मेवारी इन्होंने उठाई है। और विधिवत एक टोल फ्री नंबर इन लोगों ने जारी किया है। मरीजों को किस परिस्थिति में ऑक्सीजन दी जानी है उसको ये लोग मॉनिटरिंग करते हैं और उसके बाद फिर ऑक्सीजन मरीजों तक पहुंच जाता है। ज़रा इस टीम में जो लोग शामिल हैं, ज़रा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जीवन रक्षक का जो निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहा है वो अत्यंत ही सराहनीय है। यह यहाँ पर कार्यालय में व्यक्ति रहेंगे, जहाँ से भी फोन आएगा उसका आधार कार्ड दिया जाएगा, प्लस उनको जो आवश्यकता है और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा किस तरह से इसका ऑपरेट करेंगे। और जब काम समाप्त हो जाएगा उसके संपर्क में रह करके अति शीघ्र जल्दी से जल्दी बने उसको रिफिल करवाया जाएगा, जिससे कि दूसरे। चलिए, झारखंड में आज से 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच
कि लोगों के टीकाकरण का काम शुरू हो गया है। बिहार में भी शुरू हो गया, देश में भी शुरू हो गया है, लेकिन संकट यही है कि हर राज्य कोरोना का वैक्सीन अगले दिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको लेकर तनाव में है। बिहार भी तनाव में है। कल तक अगर वैक्सीन नहीं आया तो बिहार में अधिकांश जगहों पर वैक्सीनेशन का काम बंद हो जाएगा। ये एक बड़ी समस्या है। तो जरा चलते हैं झारखंड में। आज झारखंड में आज इसकी विधिवत शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए देखते हैं कि मुख्यमंत्री इस उद्घाटन के बाद 18 वर्ष से अधिक के बच्चों को जो टीकाकरण का काम शुरू हुआ है उसको लेकर वो उनकी क्या राय है। वैश्विक महामारी में हमारे वैज्ञानिकों ने, देश के वैज्ञानिकों ने, दुनिया के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार किया और आप सब लोग इस वैक्सीन को लगाकर अपने लिए, पूरे परिवार के लिए सुरक्षा कवच के रूप में देख सकते हैं। चलिए अब चलते चलते हम आपको दिखाते हैं ब्लैक डे। जी हाँ, और ये लेकिन सोचने वाली बात है, लॉकडाउन लगा हुआ है बिहार में, लेकिन आज जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, 8 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हर जिले से कहीं न कहीं से छोटी बड़ी दुर्घटनाएं की खबर आई है, जबकि लॉकडाउन लगा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन में गाड़ियों का परिचालन तभी होगा जब ई पास जारी करेंगे। तो आखिर ये शादी में टेम्पो कैसे चल रहा है, ये स्कॉर्पियो कैसे चल रहा है? बताइए कि स्कॉर्पियो सहार पुल पे जो है सो मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग निकले थे उनको कुचलते हुए चल गया। गोपालगंज में मोटरसाइकिल सवार को कुचल के चल गया। शेखपुरा में ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो शेखपुरा की तस्वीर है। बारात से लौट रहे थे 3 लोग बाराती और ट्रक के चपेट में आ गए और तीनों की मौत हो गई। तो ये सिचुएशन है। तो ये देखिए आरा की तस्वीर है। आरा में लोग रोड जाम कर दिया है, अभी तक रोड जाम है, इसलिए कि उनका सीधा आरोप है कि पुलिस का ध्यान ई पास है कि नहीं है इसकी जांच करने के बजाय बालू माफियों पर ज़्यादा है। बालू माफिया जो है उसका ट्रैक्टर जा रहा है कि नहीं जा रहा है उस पर ज़्यादा है, और इसी कारण से दुर्घटनाएँ हो रही है। और ये तस्वीर जहानाबाद का है, जहाँ टेम्पू पर बारात से लोग लौट रहे थे, सीधा टक्कर हो गई गाड़ी से, 2 लोग की मौत हो गई है, 2 लोग बुरी तरह से घायल है जिनको पीएमसीएच भेजा गया है, बाकी घायलों का इलाज चल रहा है जहानाबाद में। अब ये कैसे संभव है ये भी समझने की जरूरत है। लॉकडाउन है और उस लॉकडाउन में कैसे ये सब खेला हो रहा है। अब चलिए अब आखिरी खबर है, हौसले को सलाम। जी हाँ, ये पूर्व मिस इंडिया हैं, धनबाद की रहने वाली हैं। इनके पिता की मौत कोरोना से हो गया और उन्हें महसूस हुआ कि अगर बेहतर ट्रीटमेंट की व्यवस्था रहती, संसाधन रहता, ऑक्सीजन रहता तो हमारे पिताजी जरूर बच जाते। एक अभियान की शुरुआत की है ये धनबाद लौटकर, डीएम से मिलकर एक अभियान की शुरुआत की है कि घर घर हम सैनिटाइज करेंगे, घर घर लोगों को उनकी दवा की जो ज़रूरत है वो दवा की ज़रूरत हम पूरा करेंगे, घर घर जाके हम लोगों को ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत है तो ऑक्सीजन की मुहैया कराएंगे। 1000 लक्ष्य रखें कि 1000 परिवार जो इस तरीके से कोरोना से संक्रमित हैं उन तक हम मदद पहुंचाने का काम करेंगे। मुंबई से लौटी है धनबाद, तो जरा आप भी सुनिए क्या कह रही हैं मिस इंडिया, पूर्व मिस इंडिया। मेरे से जितना भी हो सक रहा है मैं कर रही हूँ। हम लोग कोरोना के टाइम में अपने साइड से ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह भी बहुत लोगों को दे रहे हैं, तो हम लोगों को लगा कि हाँ हम लोगों की तरफ से अगर कुछ यहाँ पर भी हम लोग कुछ करते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर मांगा। कितने किस मार्क्स दिए हम लोग 1000 लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी, कोरोना का टाइम है, हम लोगों को अभी घर में रहना है, सेफ रहना है, मास्क वगैरह सभी लोग बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाए, रूल्स का फॉलो करें। वही क्योंकि अगर एक बीमारी एक को तो नहीं होगा, ये ऐसा बीमारी एक से बहुत लोगों को पे स्प्रेड हो सकता है, तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि घर पे आप रहे, सुरक्षित रहें। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, लेकिन मास्क जरूर पहनिए, वो भी 2 लेयर का, क्योंकि ये अब वैज्ञानिक कहें या ना कहें, कहने में उनको परमिशन अभी तक लगता है नहीं मिला है सरकार से कि आप कहिए कि वातावरण में भी जो है सो कोरोना का वायरस जो है सो फैल चुका है। अभी तक आधिकारिक तौर पे किसी साइंटिस्ट और डॉक्टर ने नहीं कहा है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है वो साफ दिखा रहा है कि नहीं, वाकई में वो अब हमारे वातावरण में फैल चुका है। लेकिन भारत है, अब हर कुछ पॉलिटिशियन ही तय करेगा। किस वैक्सीन को कब लेना है ये भी सरकार तय करती है। जो बनाने वाले लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, वो तय नहीं करते। दिख तो ऐसा ही रहा है। आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से कहा गया था कि आप 1 महीने बाद आप ले सकते हैं कोवैक्सीन, अब कहा जा रहा है कि 3 महीने बाद लीजिए। भाई ऐसा क्या बीच में रिसर्च आया कि आप उस पर रिसर्च की? पब्लिक को जानना चाहिए ना कि क्यों आप ये अवधि बढ़ा रहे हैं। इसलिए बेहतर है, सरकार अपने तरीके से सब कुछ चलाना चाहती है। मतलब टीकाकरण भी कब होना है वो भी सरकार ही तय करेगी, साइंटिस्ट के हाथों में कुछ नहीं है। इससे बेहतर है कि मास्क पहनिए, डिस्टेंसिंग बना के रखिए, कोरोना से आप बच जाइएगा। और अगर आप बीमार पड़ते हैं, कोरोना अगर आपका हो गया तो अस्पताल मत जाइएगा। अस्पताल जाना है मतलब मौत को बुलावा है। अस्पताल से बच के आने वाली की संख्या बहुत कम है। ये मत ऐसा नहीं है जो गए अस्पताल, अभी जितने डेड बॉडी, घर में रहने वाले का डेड बॉडी नहीं मिल रहा है। घर में रहने वाला 90% आदमी सुरक्षित होकर बाहर निकल रहा है। जो अस्पताल गया उसको मरना है। सोच लीजिए कि आपका पेशेंट कोरोना संक्रमित होता है तो अस्पताल कैसे नहीं जाए, इस पर ज़्यादा दिमाग लगाइए। छुपाइए मत कि हमको कोरोना हो गया। सर्दी खांसी, आज प्रधानमंत्री भी कहे हैं कि सर्दी खांसी बुखार पेट खराब हो तो समझ जाइए कोरोना है। जांच हो चाहे नहीं हो, कोरोना का जो दवा जो प्रिस्क्राइब है, अब तो अखबार में भी छपने लगा है, वो दवा जरूर लेना शुरू कर दिए। चलिए इस खास खबर के बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं। कल ठीक इसी समय हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।